आगे हम बात करेंगे, देखो ठोसों में चालकता। अगला जो बिंदु ले रहे हैं, ठोसों में चालकता की बात करेंगे हम कि ठोस हैं उनमें चालकता क्या है, किस प्रकार से ठोसों में चालकता का गुण पाया जाता है और चालकता के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार भी हम यहाँ देखने वाले हैं। देखो ठोसों की चालकता एक महत्वपूर्ण गुण है। ठोसों का एक महत्वपूर्ण या अभिलाक्षणिक गुण कह सकते हैं। अभिलाक्षणिक 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 गुण होता है ठोसों की चालकता। ठोसों में एक अभिलाक्षणिक गुण है और चालकता के आधार पर, ठोसों की चालकता के आधार पर हम ठोसों में एक तो बंधन को समझा सकते हैं। इसके अलावा बंधन के अलावा हम यहाँ बता सकते हैं संरचना, आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना को समझाया जा सकता है चालकता के आधार पर। और हम ये कह सकते हैं कि ठोसों में बंधन, इन पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। ठोसों में बंधन, तो ये चालकता के लिए है। अब हम आगे बात करेंगे। देखो जो अपना बिंदु चालू होता है कि चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर ठोसों के प्रकार, ठोसों के प्रकार की चालकता के आधार पर ठोस है ये कितने प्रकार के होते हैं और इन ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्यान देना भी, चालकता के आधार पर ठोसों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कह सकते हैं, 3 प्रकार भी हम कह सकते हैं कि चालकता के आधार पर ठोस हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से हैं? नंबर 1, एक को हम कहते हैं चालक, एक को होता है चालक। एक नंबर 2 को हम कहते हैं कुचालक, कुचालक या ये अचालक भी कहलाता है, अचालक। और नंबर 3 को हम कहते हैं अर्धचालक, अर्धचालक। तो चालकता के आधार पर ठोसों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार बनाए गए हैं, ये भी आप कह सकते हैं। देखो नंबर 1 हम देखते हैं चालक क्या होते हैं। चालक वे ठोस जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह, वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, उन्हें चालक कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई है। जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उन्हें हम चालक कहते हैं। और इनकी जो चालकता का परास है या चालकता का क्रम भी कह सकते हैं, चालकता का क्रम, क्रम की जगह हम परास ये शब्द भी काम में ले सकते हैं। तो इनकी चालकता का जो परास है ये होता है 10 की घात 4 से, 10 की घात 4 से, यहाँ लिख लेते हैं नीचे, इनकी चालकता का परास है 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये इनकी चालकता की परास या इनकी चालकता का क्रम होता है। इस क्रम की इनकी चालकता है 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, इनकी चालकता का क्रम है या परास है। और धातुओं की जो चालकता का क्रम होता है, ठीक है, धातुओं की जितनी भी धातुएं हैं, धातुओं की चालकता का क्रम या परास हम कह सकते हैं सर्वाधिक, यानी 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स पाया जाता है। धातुओं की जो चालकता का परास है या चालकता का क्रम है वो 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। अब चालक है ये 2 प्रकार के होते हैं। देख, चालकों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 2 प्रकार के हैं ये चालक। 2 कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं धात्विक चालक, एक तो होता है धात्विक चालक और एक होता है जिसको हम कहते हैं वैद्युत
अपघटनी, वैद्युत अपघटनी चालक। तो चालक दो प्रकार के हो गए हैं, या चालक दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक होता है, एक वैद्युत अपघटनी चालक होता है। हम बात करेंगे पहले कि भाई धात्विक चालक क्या होते हैं। धात्विक चालक वे चालक जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह, वैद्युत धारा का प्रवाह, वैद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, या इलेक्ट्रॉन के माध्यम से धारा का प्रवाह होता है, उन्हें धात्विक चालक कहते हैं। ठीक है, उन्हें धात्विक चालक कहा गया है। इसके अलावा जब इनमें धारा का प्रवाह होता है, धात्विक चालकों में जब धारा का प्रवाह होता है, तो इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें धात्विक चालक कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यदि आप देना चाहो तो इसके एग्जाम्पल सभी धातुएं, जैसे कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, एयू है, मतलब सभी धातुएं इस श्रेणी में आ जाएंगी। तो ये धात्विक चालक होते हैं। दोबारा सुनना, वे चालक जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, उन्हें धात्विक चालक कहते हैं, तथा धारा प्रवाह के समय इनमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम कहते हैं धात्विक चालक। एग्जाम्पल सभी धातुएं इस श्रेणी में आ जाएंगी। और सेकंड है इसका जो भाग है वैद्युत अपघटनी चालक। देखो इसमें आपको क्या बताना है कि वैद्युत धारा का प्रवाह, वैद्युत धारा का प्रवाह ये होता है आयनों के माध्यम से। वैद्युत धारा का प्रवाह होता है आयनों द्वारा। आयन वैद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होते हैं, उन्हें हम वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। और जब इनमें धारा का प्रवाह होता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। जब धारा प्रवाहित होती है तो इनमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। देखो एग्जाम्पल यहाँ हम दे सकते हैं, NaCl है और KCl कह सकते हैं, MgCl2 कह सकते हैं, K2SO4 कह सकते हैं। तो ये अपने वैद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है और धारा का प्रवाह होते समय इनमें क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होता है, उन्हें वैद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है भाई, नोट क्या ध्यान रखना है आपको, वो देखो कि ये जो चालक होते हैं वैद्युत अपघटनी चालक हैं, ये ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, एक तो ये ध्यान रखना है। और जलीय या गलित अवस्था में, जलीय या गलित अवस्था इसमें ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जलीय या गलित अवस्था में ये क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, धारा का चालन करते हैं। एक ये बिंदु भी आप ध्यान रखना। कारण यदि बताना चाहो कि वैद्युत अपघटनी चालक ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं और गलित या जलीय अवस्था में सुचालक होते हैं, कारण बताइए। तो देखिए ठोस अवस्था में क्या होता है, आयन जो होते हैं धनायन और ऋणायन, इनके बीच में प्रबल बंध पाए जाते हैं। ठोस अवस्था में आयनों के बीच में प्रबल बंध होते हैं। आयन मुक्त नहीं होते हैं गति करने के लिए, क्योंकि इनमें वैद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा। आयन मुक्त होंगे तो धारा का प्रवाह होगा। ठोस अवस्था में आयनों के बीच में प्रबल बंध है, आयन मुक्त नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, कोई भी फ्री आयन नहीं पाया जाता, इसलिए हम कहते हैं कि इनमें धारा का चालन नहीं होगा। जबकि गलित या जलीय अवस्था में क्या होगा, ये बंध है आयनों के बीच में, ये बंध टूट जाएंगे और आयन ये क्या हो जाएंगे, यहाँ आयन मुक्त हो जाएंगे और धारा का प्रवाह होने लगेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जलीय अवस्था में
आयन मुक्त होते हैं, इसलिए धारा का प्रवाह होता है। ठोस अवस्था में आयनों के बीच में प्रबल बंध पाए जाते हैं, आयन मुक्त नहीं होते, इसलिए धारा का प्रवाह भी नहीं होता है। तो ये आप इसमें कारण इसका ये बता सकते हैं। तो एक तो हमने यहाँ वैद्युत अपघटनी चालक के बारे में ये देख लिया है। नेक्स्ट हम यहाँ आगे बात करते हैं, देखो कि कुचालक क्या होता है, कुचालकों की बात करेंगे। अब अगला प्रकार कुचालक। तो वे ठोस पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह, वे ठोस पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह, धारा प्रवाह आसानी से नहीं होता, आसानी से नहीं होता, नहीं होता, उन्हें कुचालक कहते हैं या अचालक कहते हैं। वे ठोस पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, उन्हें कुचालक या अचालक कहते हैं। और इनकी चालकता का जो परास है, ठीक है, ये ध्यान रखना, चालकता क्रम कह सकते हैं या कई जगह परास भी लिखा हुआ है। तो इनकी चालकता का क्रम या चालकता की जो परास होती है वो 10 की घात -20 से लेकर के 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। और एग्जाम्पल यदि इनका हम देना चाहें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे लकड़ी है, लकड़ी, प्लास्टिक, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, ये सभी क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। कुचालक के बारे में आपको ये बताना है। 3 नंबर जो प्रकार हम देखेंगे वो है अर्धचालक। 3 नंबर जो प्रकार है वो अर्धचालक का है। देखिए, अर्धचालक की यदि हम परिभाषा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि वे ठोस जिनकी चालकता का क्रम या जिनकी चालकता चालक व अचालक के मध्य की होती है, मध्य की हो, ठीक है, हम पूरा लिख लें, जिनकी चालकता का क्रम, जिनकी चालकता का क्रम या जिनकी चालकता चालक व अचालक के मध्य की हो, उन्हें अर्धचालक कहा जाता है। और इनकी चालकता का परास ये 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ये पाया जाता है। चालकता का क्रम या हम कहते हैं परास, ठीक है, चालकता का क्रम कहते हैं या चालकता की हम परास की बात कर रहे हैं तो ये होती है 10 की घात -6 से 10 की घात 4, ठीक है, लिख देंगे यहाँ 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इनकी चालकता का क्रम या चालकता की परास है। एग्जाम्पल यदि इनका लिखना चाहें हम अर्धचालकों का, शुद्ध सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये अर्धचालक होते हैं भाई। इनकी चालकता चालक और अचालक के मध्य क्रम की होती है या मध्य की होती है, उन्हें अचालक कहते हैं। तो ये अपनी चालकता के आधार पर ठोसों के 3 प्रकार, 3 भाग आपको बताए गए हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। इनमें आपको ध्यान रखना है चालक क्या होते हैं, इनकी परास कितनी होती है और चालकों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग, धात्विक और वैद्युत अपघटनी। और धात्विक में क्या है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉन वैद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और उन्हीं के कारण धारा का प्रवाह होता है। धारा प्रवाह के समय रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, जबकि वैद्युत अपघटनी में क्या होता है, आयनों द्वारा धारा का प्रवाह होता है।
और धारा प्रवाहित होते समय रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये इनके एग्जाम्पल हो गए हैं। ऐसे ही कुचालक को और अर्धचालक को भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो ये तो प्रकार हो गए हैं। आगे हम एक बात कर लेते हैं कि चालकत्व या चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। चालकता पर या चालकत्व पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो चालकत्व या चालकता है, ये चालकत्व पर ताप का प्रभाव कि क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई चालकत्व का अर्थ है चालकता, कि ठोसों की चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा वो देख लीजिए, ध्यान देना भाई। अगर हम बात करते हैं धात्विक चालक की, अगर हम बात करते हैं धात्विक चालक की, तो ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता कम होती है। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाएंगे तो इनकी चालकता कम हो जाएगी। कारण क्या है, देखिए क्या कारण बता सकते हैं हम जानते हैं कि धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा धारा का प्रवाह होता है। तो ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों में गति या कंपन बढ़ जाने के कारण धात्विक चालकों की चालकता क्या होगी, कम हो जाएगी। सॉरी, इसको दोबारा सुने। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाएंगे, चालकता कम होगी। कारण क्या बताना है कि जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो अवयवी कण क्या करेंगे, कंपन करने लगते हैं। अवयवी कणों में क्या होता है, कंपन होता है। भाई इस प्रकार पढ़े इसको, अवयवी कणों में कंपन या कंपन बढ़ जाते हैं। अवयवी कणों के मध्य कंपन बढ़ जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में प्रवाहित होता है, प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। अतः हम कहते हैं कि चालकता का मान कम हो जाता है। दोबारा सुन लें, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाते हैं तो चालकता घटती है, चालकता का मान कम होता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अवयवी कणों के मध्य कंपन बढ़ जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। अतः चालकता का मान घट जाता है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तब धारा का चालन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी तो उसकी चालकता भी कम हो जाएगी। दूसरी बात हम यहाँ कर लेते हैं वैद्युत अपघटनी चालक, इसकी बात कर लेते हैं। देखो वैद्युत अपघटनी चालक की बात करें तो हम ये बता सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर, अगर आप ताप बढ़ाओगे तो वैद्युत अपघटनी चालकों की चालकता बढ़ जाएगी, चालकता का मान बढ़ेगा। क्या कारण है, ताप बढ़ाते हैं तो आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। आयनों की संख्या में वृद्धि होती है। क्यों, देखो ताप बढ़ाएंगे तो आयनों के मध्य क्या होता है, बंध, ये ज्यादा टूटेंगे और आयन ज्यादा मुक्त होंगे, इसलिए चालकता का मान बढ़ जाता है। तथा ताप बढ़ाने पर इन आयनों के मध्य या आयनों की गति भी क्या होगी, बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। इसलिए हम कहते हैं कि वैद्युत अपघटनी चालकों का ताप बढ़ाने पर चालकता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि आयनों की संख्या में वृद्धि होती है तथा आयनों की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, इसलिए चालकता का मान बढ़ जाता है।
तो ये चालकत्व या चालकता पर ताप का प्रभाव हो गया है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर आगे वैद्युत चालकता की या चालकत्व की क्रियाविधि क्या है। वैद्युत चालकत्व की क्रियाविधि, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वैद्युत चालकता की नेक्स्ट जो टॉपिक हम ले रहे हैं, वैद्युत चालकता की क्रियाविधि। देखो किस तरीके से आपको ये समझाना है। अपना टॉपिक हो गया वैद्युत चालकता की क्रियाविधि। वैद्युत चालकता की क्रियाविधि, क्रियाविधि मैकेनिज्म। देखो भी ध्यान देना, आपने ये देख लिया कि ठोस पदार्थों की चालकता है या ठोसों में जो विद्युत धारा का प्रवाह है मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम से होता है। अगर अपघटनी वैद्युत अपघटनी चालक है तो धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है। ठीक है, ये चीज हमने अभी देख ली है आगे कि धारा का प्रवाह ठोसों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के माध्यम या मुक्त आयनों के माध्यम से, ये भी लिख सकते हैं, मुक्त आयनों के माध्यम से धारा का प्रवाह होता है। अब इसके बाद में आगे हम चलेंगे कि वैद्युत चालकता को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया है जिसको हम कहते हैं बैंड सिद्धांत, जिसको हम नाम देते हैं बैंड सिद्धांत। महत्वपूर्ण सिद्धांत है। कई बार सीधा ये भी पूछ लेता है कि बैंड सिद्धांत किसे कहते हैं, समझाइए। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक को समझाइए। तो ये भी यहाँ प्रश्न पुटअप होते हैं। तो यहाँ आगे हम बात करेंगे अब कि चालकता की, वैद्युत चालकता की क्रियाविधि को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया गया है और उस सिद्धांत को बैंड सिद्धांत कहते हैं। देखिए, ये बैंड सिद्धांत है, ये मुख्यतः अणु कक्षक सिद्धांत के ऊपर, अणु कक्षक सिद्धांत के ऊपर आधारित है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, बैंड सिद्धांत मुख्यतः अणु कक्षक सिद्धांत के ऊपर आधारित है। और आपको ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत के द्वारा चालक, अचालक और कुचालक को समझाया जा सकता है। ध्यान दें, बैंड सिद्धांत में क्या बताया गया है, एमओटी, इसको एमओटी भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें क्या समझाया गया है कि भाई परमाणुीय कक्षक आपस में संयोग करते हैं। देखो, ये परमाणुीय कक्षक हैं, इनका आपस में संयोग होता है और दो प्रकार के नए कक्षक बन जाते हैं। एक को बंदी आणविक कक्षक कहते हैं सिग्मा, एक को प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। ये आपने 11वीं क्लास में एमओटी में पढ़ा है कि परमाणु कक्षकों का आपस में संयोग होता है और संयोग होने पर क्या होता है, बंदी आणविक कक्षक यानी सिग्मा बनते हैं और प्रतिबंधी आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। अब धातुओं में बहुत सारे परमाणु होते हैं, ठीक है, ठोसों में भी कह सकते हैं बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो ये आपस में संयोग करते हैं। देखो, 4 है, मान लीजिए यहाँ पर ये 2 लिए हमने कक्षक, 2 बन गए। 4 लेते हैं तो ये इस प्रकार से 2 बंदी 2 प्रतिबंधी बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम 6 लेते हैं, ये परमाणुीय कक्षक, इनका संयोग होता है तो 3 तो बन जाएंगे बंदी और 3 ही क्या बन जाएंगे यहाँ पर, ये बन जाएंगे प्रतिबंधी। अब इन बंदी आणविक कक्षकों में ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है अभी, इसलिए इनकी एक पट्टिका बन जाती है। इन आणविक कक्षकों की एक क्या बन जाती है, पट्टिका बन जाती है और इस पट्टिका को हम कहते हैं बैंड। इस पट्टिका को हम क्या कहते हैं, बैंड कहते हैं। अतः इस सिद्धांत का नाम रखा गया है बैंड सिद्धांत। आणविक कक्षकों की क्या बन गई, एक पट्टिका सी बन गई
और इस पट्टिका को हम क्या कहते हैं? बैंड कहते हैं। अतः इस सिद्धांत क्या कहलाया? बैंड सिद्धांत कहलाया। तो देखो क्या हुआ, इस प्रकार से एक पट्टिका तो हमें नीचे प्राप्त हो गई और एक पट्टिका ये कक्षकों की, आणविक कक्षकों के ऊपर प्राप्त हो गई। ठीक है, ये बैंड कहलाते हैं। ये पट्टिका जो है उसको मैंने क्या कहा? यहाँ बैंड कहा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है उसको तो कहते हैं संयोजकता कोष। संयोजकता कोष, एक बात आप ये ध्यान रखें, जिस कोष में, जिस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं उसको संयोजकता कोष कहते हैं, और जो खाली रहता है ना उसको कहते हैं रिक्त कोष। रिक्त कोष, या इसको हम कहते हैं चालन कोष भी कहते हैं, रिक्त कोष कहते हैं या चालन कोष कहते हैं। इन दोनों के मध्य जो खाली स्थान है, ये रिक्त स्थान रह गया दोनों पट्टिकाओं के बीच में, दोनों कोष के बीच में, आप ये भी कह सकते हैं खाली जगह रह गई। इस खाली स्थान को हम कहते हैं वर्जित, वर्जित क्षेत्र कहते हैं। जो खाली स्थान रह गया वो क्या कहलाएगा? वर्जित क्षेत्र कहलाएगा, या इसको हम अंतराल भी कहते हैं, अंतराल, गैप, अंतराल भी कहते हैं। तो बैंड सिद्धांत के द्वारा हम ये समझा सकते हैं, बैंड सिद्धांत में ये बताया गया है कि जिसमें भी अणु कक्षकों की पट्टिका सी बनती है जिनको बैंड कहते हैं, इसलिए इसको बैंड सिद्धांत कहा गया। जिस बैंड में, जिस कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बैंड को कोष भी कह सकते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संयोजकता कोष कहते हैं। और जो खाली रहता है वो रिक्त कोष कहलाता है, और उसको चालन कोष भी कहते हैं। अब धारा का प्रवाह यहाँ इसके द्वारा समझाया जा सकता है, या हम ये कह सकते हैं चालक, चालक, अचालक, चालक, अचालक और अर्धचालक, अर्धचालक, इनको बैंड सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता है। इनकी चालकता को भी बताया जा सकता है। देखिए चालकों के बारे में प्रश्न आ गया, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक किसे कहते हैं? समझाइए। वैसे आप जानते हैं चालक क्या है? जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है, ये चालक कहलाते हैं। प्रश्न है बैंड सिद्धांत के आधार पर बताइए, तो कैसे समझाना है? ध्यान दो। बैंड सिद्धांत के आधार पर बताया गया है कि चालकों में संयोजकता कोष, चालक जो है ये तो हो गया संयोजकता कोष, संयोजकता कोष, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, और ये हो गया अपना रिक्त कोष, जिसको क्या नाम दिया था मैंने? चालन कोष भी कहते हैं, चालन कोष भी कहते हैं। तो बैंड सिद्धांत के अनुसार चालकों में संयोजकता कोष और रिक्त कोष के मध्य वर्जित क्षेत्र या अंतराल नहीं पाया जाता, वर्जित क्षेत्र या अंतराल नहीं पाया जाता, अतः उन्हें चालक कहते हैं। वर्जित क्षेत्र या अंतराल नहीं होने के कारण इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष से आसानी से चालन कोष में या रिक्त कोष में चले जाते हैं, इसलिए इनमें धारा का प्रवाह होता है, तो उन्हें हम कहते हैं चालक। ये बैंड सिद्धांत के आधार पर चालकों को समझाया गया है। अचालक के बारे में बताया जा सकता है कि ये तो हो गया अपना ये वाला कोष, रिक्त कोष, और ये हो गया अपना कौन सा? ये हो गया संयोजकता कोष, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे यहाँ संयोजकता कोष कह देंगे। देखो, और ये इनके बीच में खाली स्थान है, इसको वर्जित, वर्जित क्षेत्र कह देंगे। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, संयोजकता कोष और ये चालन कोष, इनके बीच में बहुत अधिक बड़ा एक अंतराल वर्जित क्षेत्र पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन आसानी से
संयोजकता कोष से चालन कोष में नहीं जा पाते, इसलिए इनमें विद्युत धारा का चालन नहीं होता है, तो उनको हम चालक कहते हैं। तो बेन सिद्धांत के आधार पर हमने अचालक को समझाया है कि धारा का प्रवाह क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों कोष के मध्य रिक्त कोष यानी चालन कोष और संयोजकता कोष के मध्य वर्जित क्षेत्र पाया जाता है, बहुत अधिक बड़ा, इसलिए इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष से चालन कोष में नहीं जा पाता और धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसके बाद में अर्धचालकों के लिए देखो, अर्धचालकों के लिए बेन सिद्धांत में क्या कहा गया कि ये देखो, ये अपना हो गया संयोजकता कोष, संयोजकता कोष या इसको संयोजी कोष भी कहते हैं। ये हो गया अपना चालन कोष, इसको रिक्त कोष भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, अर्धचालकों के बारे में क्या बताया गया है कि कम ताप पर ये कुचालक होते हैं, कम ताप पर ये क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, और ताप बढ़ाने पर ये चालकता दर्शाते हैं। देखो इसका कारण क्या है, बेन सिद्धांत में कहा गया है कि अर्धचालकों में संयोजकता कोष और चालन कोष के बीच में वर्जित क्षेत्र पाया जाता है। ये वर्जित क्षेत्र चालक से अधिक और अचालक से कम होता है। कम ताप पर इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष से चालन कोष में नहीं जा पाते, जबकि ताप बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर इस वर्जित क्षेत्र को पार करके चालन कोष में चले जाते हैं, इसलिए धारा का प्रवाह होता है या धारा प्रवाहित होती है। तो ये अपना बेन सिद्धांत, जिसमें हमने चालक को, अचालक को और अर्धचालक को समझाया है बेन सिद्धांत के आधार पर। तो ठोसों में चालकता कंप्लीट हो गई है। आगे हम बात करेंगे अर्धचालक के बारे में और इसके प्रकार के बारे में देखेंगे।